हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स में। ये जो 12th की सीरीज़ चल रही थी, इसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जो कि एक्चुअली सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोगों ने मेल फीमेल गैमेट बना दिए थे, ठीक है ना, और कुछ प्रोसेस भी पढ़ ली थी। अब बात करते हैं हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। आज इस क्लास में हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विद द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आपको पता है पॉलन क्या होता है, आपको पता है पिस्टल क्या होता है, आपको पता है इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये क्या है, यानी कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में। अब देखिए, पॉलन तो काफ़ी आए हैं, अब स्टिग्मा है, ओपन है, ठीक है ना। स्टिग्मा सराउंडिंग में ओपन है, रिसेप्टिव है, तो पॉलन तो काफ़ी सारे आ सकते हैं ना। ज़रूरी है कि अगर रोज़ का पॉलन है तो वो रोज़ के स्टिग्मा पे जाए। पॉलन तो उड़ रहे हैं और भी, जैसे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करा रहे हैं, या बी भी आ रही हैं, तो बी पे अकेले रोज पे नहीं बैठी, किसी और से बैठी होगी तो किसी और का पॉलन भी तो आ सकता है। तो वो पॉलन कंपैटिबल है या नहीं। कंपैटिबल का मतलब वो जर्मिनेट करता है, ठीक है ना, बता चुका हूँ मैं। कंपैटिबल, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी पॉलन जर्मिनेट ना करे तो बोलते हैं वो इनकम्पैटिबल है, कर दे तो बोलते हैं कंपैटिबल है। तो कंपैटिबल पॉलन जर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। अब पॉलन कंपैटिबल होगा या नहीं, ये कैसे जज होगा कि वो पॉलन कंपैटिबल है या नहीं, ठीक है ना। सो ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो यही है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है कि यहाँ पे पॉलन रिकॉग्नाइज करा जाएगा, पॉलन रिकॉग्निशन होगा, पॉलन पहचाना जाएगा कि वो सही टाइप का है या नहीं। अगर वो सही टाइप का है, राइट है, यानी हम बोलेंगे कंपैटिबल है, तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। अगर वो सही टाइप का है, कंपैटिबल है, तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ जर्मिनेशन। अगर वो रॉन्ग टाइप का मतलब हम बोलेंगे वो इनकम्पैटिबल है। अगर वो इनकम्पैटिबल है तो उसका जर्मिनेशन रुक जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा, है ना, तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या होता है, पॉलन रिकॉग्निशन होता है, पॉलन पहचाना जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय द प्रमोशन ऑफ द पॉलन जर्मिनेशन, यानी पॉलन जर्मिनेशन हो सकता है इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, एंड द इनहिबिशन ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा इफ इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अगर वो राइट टाइप का है, अगर वो कंपैटिबल है, तो वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ये चीज मीडिएट कौन कर रहा है, कौन जज कर रहा है कि वो कंपैटिबल है या नहीं। तो ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा हो रही है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किसके द्वारा मीडिएट किया जा रहा है, वो जो पॉलन ग्रेन के ऊपर ये जो एक्साइन आउटर लेयर है, वहां पे जो कैविटीज हैं, वहां पे कुछ केमिकल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ रिकॉग्निशन फैक्टर्स हैं जो कि ये बताते हैं। और वो कहाँ से आए, टैपिटम से, ठीक है। टैपिटम का एक और फंक्शन था तो मैं ज़्यादा क्लियर नहीं किया था। तो टैपिटम से ये एक्साइन बनती है, वहीं से कुछ प्रोटीन्स आती हैं जो कि ये डिटरमाइन करती हैं। तो केमिकल्स जो पॉलन की आउटर वॉल पे हैं और केमिकल्स जो स्टिग्मा पे हैं, स्टिग्मा के सरफेस पे जो केमिकल हैं और केमिकल जो पॉलन की आउटर वॉल पे है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में डायलॉग होगा, उससे क्लियर होगा कि पॉलन कंपैटिबल है या नहीं। कंपैटिबल होगा तो जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन जर्मिनेट कर जाएगा, पॉलन ट्यूब बन जाएगा। अगर वो कंपैटिबल नहीं है, मिसमैच करता है, तो नहीं जर्मिनेट होगा, ठीक है ना। सो इट इज मीडिएटेड बाय द केमिकल्स, किनके केमिकल्स, पॉलन के आउटर वॉल के और स्टिग्मा के सरफेस के, ठीक है ना, उनके द्वारा ये मीडिएट की जाती है। अब आगे के प्रोसेस की अगर बात करूं मैं तो क्या होगा, देखिए, अगर वो कंपैटिबल पॉलन है, तो मैंने आपको बताया स्टिग्मा के ऊपर ऐसे पॉलन लैंड किया, ठीक है ना। इस पॉलन के बीच में और स्टिग्मा के सरफेस पे जो केमिकल्स हैं उनके बीच में कंटिन्यूस डायलॉग हुआ थोड़ा। अगर वो कंपैटिबल था तो क्या होगा, आपको पता है, ये यहां से स्टिग्मा से एब्जॉर्ब कर लेगा शुगर्स को, ठीक है ना, वाटर को। तो क्या होगा, ये जो होगा यहां से, आपको पता है एक्साइन हार्ड होती है, पॉलन की 2 वॉल होती हैं, इनर वन जो फ्लेक्सिबल होती है
आउटर जो कि हार्ड होती है, ठीक है ना, और वो कहीं कहीं पे नहीं होती, उस जगह को बोला जाता है जर्म पोर, ठीक है ना। सो पॉलन लैंड किया यहां पे, मैं कंप्लीट सा पॉलन दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना, और ये कंप्लीट सा पॉलन है और ये रही इसकी एक्साइन। मान लो यहां पे एक्साइन नहीं है, ठीक है ना, तो आपको पता है ये जो इंटाइन होती है वो एक आउटग्रोथ की तरह बाहर निकलती है और इसी आउटग्रोथ को बोला जाता है पॉलन ट्यूब, इसी आउटग्रोथ को बोला जाता है पॉलन ट्यूब। तो जो इंटाइन बाहर एक्सटेंड कर जाएगी, बाहर निकलने लगेगी, वो बढ़ने लगेगी थोड़ी थोड़ी, इसे ही बोला जाता है पॉलन जर्मिनेशन। और जो इसका कंटेंट होगा, ठीक है, बढ़ाता चल रहा हूं मैं इसे, और जो इसका कंटेंट होगा इसके अंदर वो सब इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब जरा बात कर लेते हैं क्या क्या कंटेंट होता है पॉलन के अंदर, क्या क्या कंटेंट होगा। अदर कंटेंट छोड़िए, रिजर्व फूड वगैरह को छोड़िए, मेन कंटेंट की बात करते हैं। तो आपको पता है एक तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, एक तो वेजिटेटिव सेल का इर्रेगुलर सा न्यूक्लियस था, और क्या था, और यहां पे एक जनरेटिव सेल था, यहां पे एक जनरेटिव सेल था जो कि इसी में फ्लोट कर रहा था वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। ये दो चीजें थी कब, अगर ये पॉलन शेड किया है 2 सेल स्टेज में, अगर ये पॉलन 2 सेल स्टेज में शेड किया है, एंथर से फटके निकला है 2 सेल स्टेज, तो उसमें दो ही चीजें हैं, एक तो ये बड़ा वाला जनरेटिव वेजिटेटिव सेल का ये, और ये पूरे जनरेटिव सेल। तो क्या होगा, देखो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब सेल बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल बोल रहे हो, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले आ जाता है बाहर, ठीक है, तो वो तो हमेशा टिप पे रहता है। जो वेजिटेटिव सेल या जो ट्यूब न्यूक्लियस है, तो याद रखना ये ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस हमेशा टिप पे रहता है, ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसके बाद क्या होता रहेगा यहां पे नीचे, जनरेटिव सेल, ठीक है। जब ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है स्टिग्मा के अंदर, ये स्टिग्मा ही है पूरी, जब ये स्टिग्मा के अंदर ग्रो कर रहा है तो ये जो जनरेटिव सेल है वो 2 में टूट जाएगा बाय माइटोसिस। सो द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है ना। तो माइटोटिकली 2 चीजों में टूट जाएगा, क्या 2 होते हैं वो, 2 मेल गैमेट, ठीक है ना। तो जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा था स्टिग्मा के अंदर तो वो माइटोटिकली डिवाइड हो गया और उसने बना दिए 2 मेल गैमेट। सो आई एम शोइंग 2 मेल गैमेट्स राइट हियर। तो अब आप बताइए पॉलन में क्या क्या है, ये सब नीचे शिफ्ट कर गए, ठीक है, यहां से इरेज कर दे रहा हूं मैं। तो बताइए पॉलन ट्यूब में क्या क्या है, टिप पे ट्यूब न्यूक्लियस, उसके ऊपर 2 मेल गैमेट्स, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो याद रखना अगर 2 सेल स्टेज, तभी मैं वहां पे आपसे बोला था ना यहां समझ में नहीं आएगा तो वहीं छोड़ दिया था मैंने, अगर 2 सेल स्टेज में पॉलन लैंड करता है तो जो जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है कब, जब ये पॉलन ट्यूब बढ़ रहा होता है स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। तो ये 3 चीजें रहेंगी और पॉलन अंदर बढ़ता रहेगा, उसकी बात भी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 3 सेल स्टेज में लैंड किया होता, 3 सेल का मतलब पहले से ही इसके अंदर क्या होता, ये तो पूरा वेजिटेटिव सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, और पहले से ही यहां पे 2 मेल गैमेट होते, ये 3 सेल स्टेज कंडीशन कहलाती है। लेकिन 2 सेल्ड होगा तो बाद में कर जाएगा, 3 सेल्ड होगा तो डिवीजन पहले ही हो चुका है, एंथर से निकलने से पहले ही हो चुका है और वो नीचे 2 मेल गैमेट आ गए, ठीक है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब क्या होगा आगे, तो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के नीचे क्या होता है, ये जो इलोंगेटेड पार्ट होता है ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है और पूरा भरा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। उसके नीचे जो बेसल स्वॉलन पार्ट है दैट इज ओवरी, ठीक है ना। तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो डायरेक्टली बढ़ता रहेगा, ये जो पॉलन ट्यूब से केमिकल्स निकलते रहेंगे और वहां पे जगह बनाते रहेंगे, अगर सॉलिड है तो स्टिग्मा एंजाइम्स रिलीज करता है, क्यूटिनेज वगैरह, पैक्टिनेज, जिससे कि वो डिग्रेड होती रहेगी और वो नीचे बढ़ता रहेगा। और अगर हॉलो है तो बढ़ता जाएगा ही नीचे, ठीक है, ये नीचे बढ़ता जाएगा। मैं ओवरी की बात कर लेता हूं जरा। ओवरी में क्या होता है, ठीक है ना, ओवरी में होता है ओव्यूल, तो मैं यहां पे एक ओव्यूल बना दे रहा हूं, टिपिकल एनेट्रोपस ओव्यूल, आपको बनाना सिखाया था। ये थोड़ी जगह छोड़ दी है, इंटेगुमेंट जहां पे नहीं है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, है ना।
ये रहे दो इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, एंड दिस इज मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पे न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर क्या बन चुका है, एम्ब्रियोसैक बन चुका है। एम्ब्रियोसैक में क्या होता है पता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, यहाँ पे 3 सेल हैं, 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि फ्यूज हो चुके होते हैं पहले फर्टिलाइजेशन से। अलग मान लो 2 पोलर न्यूक्लियाई बोल दो, फ्यूज बोलोगे 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलोगे उन्हें, और यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल, 3 सेल यहाँ पे होते हैं जिन्हें तीनों को मिला के एग एपरेटस बोला जाता है। सो दिस इज द एम्ब्रियोसैक, दिस इज द ओव्यूल फॉर्म्ड हियर। उसके बाद क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ये ओव्यूल में एंट्री कहीं से भी ले सकता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आपकी बुक में नहीं दे रखा। चलाजल एंड से एंट्री ले सकता है, साइड से ले सकता है, माइक्रोपाइल से, सबसे कॉमन होती है माइक्रोपाइल से लेता है, इसे बोलते हैं पोरोगेमी, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसे ये जो पॉलन ट्यूब को अलग कलर से दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको रेड कलर से दिखा देते हैं। तो ये जो पॉलन ट्यूब एक्सटेंड कर रहा है, एक्साइन को मत समझ लेना, ठीक है, एक्साइन को मैं दिखा दे रहा हूं ऐसे, इंटाइन ग्रो करती है, ठीक है, इंटाइन अंदर वाली लेयर, और ये जो पॉलन ट्यूब है ये ऐसे आता हुआ डायरेक्टली। अब यहां से मैंने आपको बताया था भले इसमें एंटर कहीं से करे इसमें, लेकिन एम्ब्रियोसैक में एंटर वो यहीं से करेगा, माइक्रोपाइल एंड से, यहीं से सिनर्जिड्स के पास से। क्यों? क्योंकि सिनर्जिड्स क्या करते हैं, सिनर्जिड्स के अंदर होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और फिलीफॉर्म एपरेटस ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कौन सा मूवमेंट होता है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये ऑल द ट्रॉपिक मूवमेंट, किसी स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करना, ट्रॉपिक मूवमेंट, कीमो यानी केमिकल के प्रति। तो ये पॉलन ट्यूब, यहाँ पे जो सिनर्जिड्स हैं, यहाँ पे जो फिंगर लाइक सेलुलर थिकनिंग्स हैं सिनर्जिड्स, ये केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब इसकी तरफ ही बढ़ता हुआ चला आ रहा है, ठीक है ना। सो पॉलन ट्यूब ऐसे ही आता आता एम्ब्रियोसैक के पास पहुंच जाएगा फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है काफी चीजें, ठीक है। एक तो ये सेक्शन बनवाता है कि आप पिस्टिल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाओ जिसमें आप पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखाओ और पॉलन ट्यूब में क्या क्या होता है वो दिखाओ, ठीक है। तो दिखा दोगे, सबसे आगे होगा ट्यूब न्यूक्लियस, फिर होंगे 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो यहां मत दिखाना वरना पॉलन ट्यूब यहां तक आ गया नहीं, यहीं दिखाना, ठीक है ना। कि आगे कैसे दिखाओगे, सबसे आगे रखना ट्यूब न्यूक्लियस, उसके पीछे रखना 2 मेल गैमेट और नाम लिख देना। ये हो गई स्टाइल, ये हो गई स्टिग्मा, ये हो गई ओवरी, ये हो गया ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया एम्ब्रियोसैक, ये रहे एंटीपोडल्स, ये रहा एग, ये रहे 2 सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में क्या होता है, जैसे पॉलिनेशन के बाद लगभग जैसे पॉलन ट्यूब बढ़ रहा होता है ना, तो उससे पहले ही एक सिनर्जिड डीजनरेट होना चालू कर देता है। मैं आपको बता चुका हूं ना, सिनर्जिड इफीमेरल है जल्दी, तो ये डीजनरेट करना चालू कर देता है। वो चलो वो अभी आगे डिस्कस करेंगे व्हेन विल टॉक अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो ये पूरी प्रोसेस पॉलन के लैंड करने से पॉलन ट्यूब के ओव्यूल तक पहुंचने तक, ये पूरी प्रोसेस मिलके कहलाती है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है ना। द होल प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द पॉलन ऑन द स्टिग्मा till the entry of the pollen tube in the embryosac, this whole process is termed as pollen pistil interaction, and it is mediated by chemicals of pollen and the stigma। क्योंकि अगर वो केमिकल डायलॉग नहीं होता तो कैसे पता चलता कौन से कंपैटिबल है, तो जो कंपैटिबल था वही पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा। यहाँ पे काफी पॉलन होंगे तो काफी सारे, लेकिन पॉलन ट्यूब उसी का जल्दी बढ़ के ग्रो कर जाएगा इफ कंपैटिबल। तो क्या होता है, कंपैटिबिलिटी के बारे में काफी साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। क्यों? ताकि भाई देखो, भले ही वो स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज कंपैटिबल नहीं है पॉलन, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर टमाटो ब्रिंजल का अगर वो कंपैटिबिलिटी हम टेस्ट जो है उसको हैक कर लें तो हम उसका पॉलन वहां पे ग्रो करा सकते हैं, यानी हम अपना मनचाहा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो मेनली लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट, ताकि इस पे कंपैटिबिलिटी पे, ताकि उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाए, अपनी डिजायर्ड क्वालिटी का प्लांट प्राप्त कर पाए, ठीक है ना। सो दिस इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं उनको करा करिए, ठीक है ना, ताकि आपको पता चलेगा कैसे कैसे पूछा जाता है। काफी बार पूछा भी गया है इसमें से। अगला टॉपिक है
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो कि काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आए हैं पिछले कुछ सालों में, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन में मिल जाएंगे। लिखना कितना होता है वो सब नोट्स में होता है, नोट्स फॉलो करिए, एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलिए, बट फिर भी नोट्स को याद करने के लिए नोट्स को प्रेफर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल, जैसे आप इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस कराना किन्हीं दो पेरेंट के बीच में, ताकि हाइब्रिड बनती है, एक सुपीरियर क्वालिटी की एक प्रोजेनी बनती है, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है ना। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिड? आर्टिफिशियल का मतलब हम लोग करा रहे हैं, ह्यूमंस करा रहे हैं, बाहर से, खुद से नहीं हो रहा है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ठीक है ना। सो इट इज अ क्रॉस, ये क्रॉस है जो हमारे द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, परफॉर्म्ड बाय अस, हम लोग इसे परफॉर्म कर रहे हैं। किन के बीच में? दो प्लांट के बीच में। हम प्लांट के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, टू प्लांट्स। वो प्लांट कैसे कैसे हो सकते हैं? या फिर दूसरी वेराइटी का हो सकता है, या फिर दूसरे स्पीसीज का भी हो सकता है, या फिर दूसरे जीनस का भी हो सकता है, जेनेरा, इसका ही सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, जेनेरा, जीनस एंड जेनेरा आर सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ ईच अदर। सो दूसरे वेराइटी का हो सकता है, स्पीसीज का हो सकता है, जेनेरा का हो सकता है। हम इनके क्रॉस को, ताकि क्या हो, हमें एक सुपीरियर प्रोजेनी मिले, दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम क्या कर पाए, कंबाइन कर पाए। हमने क्यों लिए दो प्लांट अलग अलग? ताकि हम उसके डिजायरेबल, अच्छे, अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स को कंबाइन कर पाएं और एक सुपीरियर प्रोजेनी प्राप्त कर पाएं, जिसे बोला जाता है हाइब्रिड। सो दिस प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो ये क्रॉप ब्रीडिंग जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने इसका फायदा क्या है कि हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स, काफी अच्छे कैरेक्टर, बेस्ट क्वालिटी का प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे इससे, ये इसका फायदा है। अब कैसे होता है, प्रोसेस की बात इसके बाद करेंगे, तो ये समझ गए होगे, ठीक है ना। क्रॉस कराया जाएगा दो प्लांट के बीच में, जो डिफरेंट वेराइटी के हो सकते हैं, स्पीसी के हो सकते हैं, जीनस के हो सकते हैं, डिफरेंट। क्यों करा रहे क्रॉस? ताकि उनके जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो कंबाइन कर जाए दोनों के, और हमें एक सुपीरियर प्रोजेनी मिल पाए, जिसे बोलते हैं हम हाइब्रिड, जो काफी सुपीरियर होगी इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिल गए हैं उसमें। सो दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एज इट इज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोसेस की। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे हमें क्रॉस कराने के लिए? या फिर ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि आप बाहर से क्रॉस कैसे करा सकते हैं, यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन, चलो मैं बताता हूं कैसे कैसे पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स, या फिर पूछेगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर आप पे कोई मोनोशियस फ्लावर है, वैसे तो मोनोशियस टर्म प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। मोनोशियस, मोनो का मतलब सेम, माने कि एक, अगर एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी दोनों ही बनते हैं, तो वो प्लांट मोनोशियस कहा जाता है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, एक मेल, ये एक फ्लावर में दोनों चीजें नहीं है, एक में ही मेल है, एक में ही फीमेल है, लेकिन तो ठीक है। तो मोनोशियस अगर फ्लावर बोलूंगा मैं तो समझ गए होगे, फ्लावर मोनोशियस कब कहा जाएगा? जब उस एक फ्लावर में दोनों चीजें होंगी, फीमेल पार्ट भी होगा, मेल पार्ट भी होगा। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर, या मोनोशियस फ्लावर बोल दिया, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड दोनों सेक्स एक ही में है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछेगा कि तुम कैसे, अब भाई ये बताओ, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो किसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि इसके एंथर से पॉलन इसकी स्टिग्मा पे चला जाए? एंड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। ये कौन सा पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। बट हाउ कैन वी परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन राइट हियर?
हम यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाएं, क्या क्या स्टेप्स हैं कि हम बाइसेक्सुअल फ्लावर या मोनोसियस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन करवाएं, ये पूछा जाता है सवाल। मेंडल आप पढ़ोगे तो मेंडल ने क्या किया था कि हरे पॉड वाला लिया, येलो पॉड वाला मिला दिया, जबकि पी का तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, फिर कैसे तुम ये सब कर रहे हो, है ना? तो कैसे करा, उन्होंने कैसे किया ये सब? तो हम किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करा सकते हैं, वो स्टेप्स लिखो। तो हम करा, तो एक ही बात है, हाइब्रिडाइजेशन बोल लो या फिर हाउ कैन यू परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल और मोनोसियस फ्लावर। ठीक है ना? तो बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो देखिए, तो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। पेरेंट सिलेक्ट कर लो। हमें सुपीरियर, हमने ये कर ही क्यों रहे थे, हमें मेल भी सुपीरियर चाहिए, फीमेल भी, जो जो कैरेक्टर चाहिए, जो हमारे मन पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं, वो वाले अपने पेरेंट्स सिलेक्ट कर लिए। सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, देखो जैसे कि ये है, आप तो मैंने बोला ना कि दोनों ही कैसे हैं, यानी कि देखते हैं, ठीक है ना? तो ये फ्लावर है, तो यहां पे मैं पहले बोल चुका हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों हैं, पिस्टिल भी है, एंथर भी है। ठीक है ना? तो आपको एक मेल फ्लावर चाहिए होगा, एक फीमेल फ्लावर की तरह करना होगा, यानी एक को आपको पॉलन चाहिए, एक को आपको स्टिग्मा चाहिए। ठीक है? तो क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, इसे बोलते हैं इमेस्क्युलेशन। इमेस्क्युलेशन ये काफी बार पूछा जाता है, व्हाट इज इमेस्क्युलेशन। ई का मतलब कुछ चीज रिमूव कर देना, ई। मैस्क्यूलर का मतलब मेलनेस, तो मेलनेस खत्म करना। तो क्या होता है इमेस्क्युलेशन में, द एंथर इज रिमूव्ड। ठीक है ना? एंथर काट दिए जाते हैं किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से। बताओ, अगर किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर काट दिए जाएंगे तो वो किसकी तरह काम करेगा, एज अ फीमेल पेरेंट। ठीक है ना? तो इमेस्क्युलेशन करते हैं। इमेस्क्युलेशन का मतलब इमेस्क्युलेशन, उसकी मैस्कुलिनिटी हटा दी, यानी कि उसका, ठीक है ना, मर्दपना हटा दिया। व्हाट इज इट, एंथर उसका काट दिया। ठीक है ना? रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना? और दूसरी बात, ये कब करोगे तो इमेस्क्युलेशन, भाई सीधी बात है, तुम ये कर ही क्यों रहे थे, इसलिए ताकि इसका पॉलन इसके ऊपर आके ना गिर जाए, इसीलिए तो कर रहे थे ना। तो कब करना पड़ेगा, तो मैं इससे पहले ही, पॉलन ट्रांसफर होने के पहले, यानी बर्ड स्टेज में, जब वो कली में ही था, तभी तुमने थोड़ी कली खोल के फोरसेप्स से, चिमटी से उसके एंथर रिमूव कर दिए। दिस प्रोसेस को इमेस्क्युलेशन। तो ये कब करा जाएगा, बर्ड स्टेज में करा जाएगा, जब फूल खिला नहीं है, जब तक उसके पॉलिन्स ने शेड नहीं करे हैं, तब से, उससे पहले ही। तो ये फीमेल फ्लावर हो गया। मेल फ्लावर में क्या करना पड़ेगा, या फिर यूनिसेक्सुअल भी ले सकते हो उसको, तो दूसरे को तो चाहे स्टेमिनेट फ्लावर ही ले लो, या फिर वो लिया तो उसका आपको स्टिग्मा रिसेप्टिव होने से पहले ही काम करना, क्योंकि इसको तो पॉलिन ही चाहिए, उससे तो मतलब ही नहीं है। हमें फ्रूट बनाना है, जो बनाना है वो इसमें बनाना है, तो हमें दूसरे से कोई खास मतलब नहीं है भाई। ठीक है ना? हमें तो बस दूसरे के पॉलिन्स चाहिए, हमें बस दूसरे वाले के पॉलिन्स चाहिए, इससे तो बस। ठीक है? अब चाहे इसकी स्टिग्मा किसी से पॉलिनेट हो ना हो, हमें मतलब नहीं है, हमें तो इसके पॉलिन चाहिए। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो हम इसके पॉलिन निकाल लेंगे, बस बात खत्म। ठीक है? तो हम इस फ्लावर को हमने सबसे पहला क्या किया, इमेस्क्युलेट किया। ठीक है ना? यानी कि इसके एंथर को कट कर दिया। दूसरा स्टेप, अच्छा क्या आप ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए किस कंडीशन में हमें इमेस्क्युलेशन नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कोई कंडीशन है जहां पे इमेस्क्युलेशन नहीं करना पड़ेगा, बताओ। बिल्कुल है, जब फ्लावर कैसा हो, यूनिसेक्सुअल हो। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मान लो सिर्फ पिस्टिल ही पिस्टिल है। आपको पता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं, पिस्टिलेट या फिर स्टेमिनेट। अगर उसमें पिस्टिल ही पिस्टिल है, फीमेल ही फीमेल पार्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। अगर मेल ही मेल पार्ट है तो उसे बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। तो अगर वो फ्लावर पिस्टिलेट है, उसमें पिस्टिल ही पिस्टिल, तो हमें इमेस्क्युलेशन करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई वहां पे क्यों ही करोगे, अकेले ही पिस्टिल है तो किसके ही द्वारा वो कंटेमिनेट हो सकती है, किसी के द्वारा नहीं, तो जरूरी नहीं है इमेस्क्युलेशन। सो इन द पिस्टिलेट फ्लावर्स इमेस्क्युलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है? नेक्स्ट वन इज बैगिंग। बैगिंग का मतलब समझ गए होगे, बैग। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो फूल है इसको बटर पेपर के बैग से, ठीक है ना, इसको हम बटर पेपर के बैग से क्लोज कर देंगे। इसको हमने बटर पेपर बैग से कवर कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई तुमने चलो खुद के एंथर तो इसके काट दिए थे,
लेकिन जब ये खुली हवा में है तो कहीं और का पॉलन भी तो आ सकता है, हमें किसी और का नहीं चाहिए, हमें तो इसी का चाहिए, हम खुद से डालेंगे। तो किसी और का ना आ जाए पॉलन, कहीं और से पॉलन ना आ जाए, ये जो स्टिग्मा है वो किसी हमारे मनपसंद जो नहीं है पॉलन, किसी फॉरेन पॉलन के द्वारा कंटेमिनेट ना हो जाए, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैग से कवर करना पड़ेगा। सो द कवरिंग बाय बटर पेपर। मैं यहां पे पूरा नहीं लिखता हूं क्योंकि नोट्स में सब कुछ लिखा होता है, समझाना मेन है, तो आप वही ध्यान दिया करिए, ठीक है, समझने पे। बटर पेपर के बैग से इसको कवर कर देंगे। थर्ड स्टेप, अब क्या करना है तुम्हें, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई, ठीक है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई पॉलन के लिए, पॉलन भी एंथर भी मैच्योर हो गया, पॉलन शेड करने के टाइम पे आ गया, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां से पॉलन उठाने पड़ेंगे और यहां पे डालने पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इस बैग को हटाना पड़ेगा। सो बैग को हटाना, डी बैगिंग, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्टेप इज, डी का मतलब होता है पता ही उसका उल्टा, हटाना। सो डी बैगिंग, डी बैगिंग का मतलब द बटर पेपर बैग इज रिमूव्ड। जब ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए तो इस बटर पेपर बैग को हटा दो। क्यों, पॉलन डस्ट करने के लिए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब जो डिजायरेबल हमारा पॉलन है, जो डिजायरेबल फ्लावर का जो पॉलन है, उसको तुम इसके ऊपर डस्ट करोगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डस्टिंग। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसे फिर से कवर कर देना है, इसके बाद इसे फिर से कवर कर देना है। मे बी उसके बाद कोई थोड़े टाइम बाद कोई और हो जाए, वो जाके ग्रो कर जाए, तो कोई चांस नहीं लेने का, ठीक है। इसको फिर से बैग कर दो। तो बैगिंग आप फिर से कर रहे हो, व्हाट इज कॉल्ड री बैगिंग, फिर से बैगिंग कर रहे हो। सो द लास्ट स्टेप इज री बैगिंग। तो ये जो आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है 5 स्टेप में होगा, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, डी बैगिंग, डस्टिंग, री बैगिंग। पहले आपने इमेस्कुलेट किया, एंथर्स को रिमूव कर दिया फोर्सेप की मदद से बड स्टेज में, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो आपको ये भी पूछा है क्या होता है, क्यों होता है। इमेस्कुलेशन क्या होता है बता दो, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इन द बड स्टेज बाय फोर्सेप्स इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। क्यों करते हो, ताकि जो हमारी स्टिग्मा है, ताकि सीधी बात है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि हमें अपना डिजायर्ड पॉलन डालना है, उसका पॉलन नहीं चाहिए। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों करते हो, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बैगिंग। बैगिंग क्या होता है, बटर पेपर के द्वारा इमेस्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर देना, जो इमेस्कुलेटेड, जिसका इमेस्को हो उसको कवर कर देना, उसे बोलते हैं बैगिंग। क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी स्टिग्मा है वो किसी और पॉलन के द्वारा कंटेमिनेट ना हो पाए, हमारे डिजायर्ड पॉलन के द्वारा ही। तो वो क्यों करते हैं समझ में आ गया, क्या होता है वो समझ में आ गया। यही दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, इमेस्कुलेशन, बैगिंग। बाकी प्रोसेस तो जनरल है, उनको टर्म दे दिया है, बट जनरली सही है। तो इमेस्कुलेशन का मतलब काट देना, बैगिंग का मतलब ढक देना, डी बैगिंग फिर से खोल देना, डस्टिंग फिर से पॉलन डाल देना और फिर से ढक देना। तो दिस इज ऑल द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। सो क्लियर हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है कि मैंने आपको नीचे क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन क्यों होता है, आप देखते हो कि 20-20, 25-25 क्वेश्चन है एक टॉपिक में, सर इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भाई बात तो ये ना कैसे कैसे आते हैं, उत्तर वही है। आज के नोट सिर्फ 1 पेज के हैं, आंसर जितने भी हैं 22 सवाल है वो सारे उसी पेज में से आंसर है। तो कंटेंट तो उतना ही है, डरते क्यों भाई, बस समझो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो तभी सारे क्वेश्चन देखा करो, समझा करो उन्हें, उसी टाइप के क्वेश्चन सही है, पता चल जाता है किस टाइप के आएंगे। आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स को रट लो और क्वेश्चन इसके कर लो, बस इनफ है, ठीक है ना। तो आंसर खुद से लिखना सीखो, अभी से आदत डालोगे तभी बोर्ड्स के एग्जाम में परफेक्ट आंसर लिख के आ पाओगे। एंड रेफर द नोट्स फॉर इट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है जो आज का, वो है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, तो हमने बोला था कि पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 प्रोसेस में बांटा है। प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले वाली चीजें, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वाली चीजें यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। 3 भाग में बांटा था। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके थे, क्या गैमीट बनना होता है, गैमीट ट्रांसफर, दैट इज पॉलिनेशन। सो नाउ हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, और यहां पे फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है। हालांकि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं क्यों बोला जाता है, क्या होता है, बट मैं यहां पे फिर से समझाऊंगा। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन मतलब पता ही, मेल फीमेल गैमेट का मिलना, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। सो यहां पे क्या होता है, तो जैसा कि आपने पढ़ा, ठीक है, मैं यहां पे छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं। ये आपकी ओवरी है, ठीक है, ऊपर का ये ऐसे नहीं बना रहा हूं, और यहां पे आपने देख लिया, ठीक है,
यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक है, आपका नहीं, फ्लावर का, ठीक है। यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स, दीज पोलर न्यूक्लियाई जो कि फर्टिलाइजेशन पहले फ्यूज हो चुकी हैं, ठीक है ना, और अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहला रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है ना। और यहां से हमारा पॉलिन ट्यूब आ रहा था ग्रो करके, और वो यहां तक पहुंच गया था इस माइक्रोपाइलर एंड तक। क्यों क्योंकि सिनर्जिड ने केमिकल रिलीज करे थे जिसने अपनी तरफ इसको बुला लिया था, है ना। अब बात करते हैं अंदर की बात, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, या जब ये पॉलिन ट्यूब ग्रो कर रहा होता है तब तक एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, वो खत्म, सेल फटने लगा, बिल्कुल खत्म होने लगेगा, ठीक है। जब ये सेल खत्म होने लगेगा जिसकी तरफ ये ठीक है, मैं यहां इन्हें बना दे रहा हूं, ठीक है। एग सेल, ये 2 सिनर्जिड, और ये हमारा पॉलिन ट्यूब आ गया। और आपको पता है पॉलिन ट्यूब में क्या होता है, आगे तो होता है ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बोल सकते हो, और पीछे पीछे आ रहे हैं 2 मेल गैमीट, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे पहुंचने से पहले क्या हुआ, जिस साइड ये सारे क्या है, फिलिफॉर्म अपैरेटस हैं, जिसके केमिकल्स के कारण ये इसकी तरफ आ गया। तो जैसे ही इसमें एंटर करना चालू हुआ, ये उससे पहले ही डीजनरेट हो गया, खत्म सा होने लग गया, ठीक है, फट सा गया, ये पूरा डीजनरेट हो गया। और यहां पे इसने पॉलिन ट्यूब ने एंट्री ले ली। पॉलिन ट्यूब ने जैसे ही सिनर्जिड के अंदर एंट्री ले ली, सो इसका ये ट्यूब भी फट गया। एंडोऑस्मोसिस कैसे सामान इसके अंदर आ गए, जो केमिकल्स, ठीक है, ये सब जो भी भरा है, जरा डिटेल में मत पढ़ो, ठीक है ना। तो ये पॉलिन ट्यूब ये जो फट गया वो यहाँ के, तो जब ये फट जाएगा तो क्या होगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस बाहर निकल आएगा और ये दोनों मेल गैमीट बाहर निकल आएंगे। ट्यूब न्यूक्लियस बाद में डीजनरेट हो जाएगा, इसका काम सिर्फ यहीं तक था, गाइड करने तक, यहां तक। अब ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे 2 असली खिलाड़ी, 2 मेल गैमीट। इनमें से एक, अब यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं, ये 2 पोलर न्यूक्लियस जो फ्यूज हो चुके हैं आपस में, अब कहला रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऊपर 2 एंटीपोड, 3 एंटीपोड, उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब ये जो एक मेल गैमीट है वो तो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, ये जो दूसरा मेल गैमीट है वो यहां आके 2 पोलर न्यूक्लियस जो कि फ्यूज हो चुके हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं सेकेंडरी, उनसे फ्यूज होगा। तो यहां पे 2 फ्यूजन हो रहे हैं, इस वजह से इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। यहां पे 2 फ्यूजन हो रहे हैं, एक मेल गैमीट तो फीमेल गैमीट से मिल रहा है, दूसरा मेल गैमीट जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिल रहा है। तो यहां पे 2 फ्यूजन है, इस वजह से बोला है डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, व्हेन वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, दैट इज एग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। जब दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियस की तरफ जाता है और उससे फ्यूज हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस ही हैं, सेल तो ये पूरा इतना है, सेंट्रल सेल, 2 न्यूक्लियस, और यहां से ये इस मेल गैमीट का तीसरा न्यूक्लियस। तो यहां पे आके 3 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, सो ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर, ऐसे इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला है, ठीक है ना। और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिला के क्या कहे जा रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसे डबल क्यों बोलते हैं, और ये इवेंट सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता है। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही होता है ऐसा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिनगैमी होने पे क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन होने पे क्या बनेगा। सिनगैमी का मतलब व्हेन वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, और इनके फ्यूज बनने होने से बनता है जायगोट। व्हेन अनदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और सेकेंडरी न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हो, होता क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस, जब 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं ट्रिपल फ्यूजन होने से पहले, ये दोनों मिल गए तो सब बोला जा रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये बोल दो 2 फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। इसके से बनता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है ना। अब बात करते से बनेगा क्या। ये जो जाइगोट होता है वो डेवलप होके बनाता है एम्ब्रियो। यू ऑल नो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। और ये जो PEN है प्राइमरी एंड, अब ये ठीक है। अच्छा प्लॉइडी की बात कर लेते हैं। जाइगोट कैसे होगा, ये हैप्लॉइड ये हैप्लॉइड दोनों मिल गए, जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड। ये बताओ, ये हैप्लॉइड और ये दोनों मिलके कैसे हो गए थे, डिप्लॉइड। तो अब ये कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड 3N। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, PEN इज ट्रिप्लॉइड 3N। अकेला ऐसा सेल, अकेला टिश्यू है जो ट्रिप्लॉइड है, और ये है डिप्लॉइड। जाइगोट इज डिप्लॉइड, PEN इज ट्रिप्लॉइड। ठीक है ना। अब आगे की बात पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे, इसके बाद क्या होगा वो आगे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, जो ये आपका सेंट्रल सेल था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो एंटीपोडल्स हैं वो भी डीजनरेट होना चालू कर देंगे, जो सिनर्जिड बचा है वो भी डीजनरेट होना चालू कर देगा, सब डीजनरेट होना चालू कर देगा। ये जो एग था इससे मिल गया मेल गैमीट, अब ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, अकेला ये बचा। और दूसरा यहां पे ये जो अपना सेंट्रल सेल है, ये जो अपना सेंट्रल सेल है ना, इसके अलावा एक ये बचा, ठीक है ना, ये सेंट्रल सेल जिसके अंदर ये क्या बन चुका है, इसे क्या बोल रहे हैं, PEN। तो जो सेंट्रल सेल है जिसके अंदर क्या बन गया, PEN, अब इस सेंट्रल सेल को बोला जाएगा PEC। क्या बोला जाएगा, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सो द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या बन गया, PEC, पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये डेवलप होके बनाता है एंडोस्पर्म। एंड यू ऑल नो एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये जो जाइगोट है, ये जो एम्ब्रियो बनाएगा उसको न्यूट्रिशन, खाना इससे मिलेगा, यहां पे जो एंडोस्पर्म बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा सेल है सेंट्रल सेल, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में, ये जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और जो पूरा ये जो ओव्यूल है ये बन जाएगा सीड, है ना। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो, और जो बाहर ओवरी है वो बन जाएगी फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर सीड और सीड के अंदर एम्ब्रियो, यही होता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो को लाइक करिए पसंद आई है तो, ठीक है, कमेंट करिए, जो डाउट्स है वो कमेंट करिए, अच्छा लगा है तो वो कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को और लोगों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।